बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल। आज 21 मार्च बरोज़ जुमेरात है। वफाकी काबीना और वज़ीर आज़म ने सदर ममलकत को फॉलो करते हुए तनख्वाह और मराआत ना लेने का फ़ैसला किया। इसके बाद इमरान खान साहब की तरफ से क्या कोई हदायत है गंडापुर साहब को कि उन्होंने फ्रंट फुट पर खेलना है, और सेनेट के अंदर जो टिकट बांटे गए नून लीग की तरफ से, वो किसकी इमाम पर बांटे गए, कौन था उसके पीछे, और कौन सा ऐसा रहनुमा है जिसको पहले कौमी असम्बली से बाहर किया गया है, जो लोहे के चने थे उनको नहीं चबाया गया नून लीग की तरफ से, पहले कौमी असम्बली से और अब सेनेट की दौड़ से भी बाहर किया गया है। इस हवाले से एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। शुरू करते हैं खबर से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आज़म समेत काबीना अरकान ने रज़ाकाराना तौर पर तनख्वाहें और मराआत ना लेने का फ़ैसला किया। काबीना अरकान ने तनख्वाहें मराआत ना लेने का फ़ैसला हुकूमती सतह पर कफ़ायद शुआरी की तरवीज के तनाजुर में किया। इजलास के बाद जारी होने वाले एलामिया के मुताबिक वज़ीर आज़म ने काबीना अरकान से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिसाक मईशत के साथ मिसाक यकजहती की भी ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का कहना था कि FBR को 100% डिजिटलाइज करने का फैसला कर लिया, दुनिया के बेहतरीन माहिरीन की खिदमत हासिल की जा रही है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF के स्टाफ लेवल एग्रीमेंट पर तफसीली ब्रीफिंग दी। IMF मुआहदे से मुल्की मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारों के एतमाद में मज़ीद इजाफा होगा। काबीना ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी भी दी। एलामिया के मुताबिक वफाकी वज़ीर कानून इंसाफ आज़म नज़ीर तारड़ ने ब्रीफिंग में कहा कि FBR के 2400 अरब रुपए से ज़ायद के मुकदमे अदालतों और ट्रिब्यूनल्स में ज़ेर इल्तवा हैं। एक डिजिटलाइज निज़ाम का इजरा किया जा रहा है, इससे ज़ेर इल्तवा मुकदमों के हल में तेज़ी आएगी। ये है एक खबर। कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि सदर आसफ जरदारी ने भी हातम ताई की खबर पर लात मारी थी। उन्होंने कहा था कि मैं तनख्वाह नहीं लूँगा क्योंकि मुल्क के हालात और इकानमी अच्छी नहीं है, तो मैं ये तनख्वाह नहीं लूँगा। इस हवाले से ज़ैगम खान साहब हैं, एक बहुत अच्छे रिसर्चर हैं, मुख्तलिफ TV चैनल्स पर, ख़ास तौर पर समा पर आप उनको देखते हैं। इंतहाई पढ़े लिखे और काबिल आदमी हैं। इलेक्शंस पर उनकी बहुत अच्छी गिरफ्त है, पॉलिटिक्स को भी, और बड़े धीमे मजाज के शरीफ और नफ्स किस्म के इंसान हैं। उन्होंने अपने व्लॉग में एक छोटा सा क्लिप है, उन्होंने बांडा फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि सदर आसफ अली जरदारी जो है वो तनख्वाह उन्होंने क्यों कहा है, क्यों नहीं लूँगा, क्या फ़र्क पड़ेगा इनकी वजह से। और अब ये जो बारी बारी अनाउंस कर रहे हैं ना कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मराआत नहीं लेंगे, तो क्या वज़ीर आज़म हाउस और जितनी भी वजारतें हैं उनके बिजली के बिल ये वज़रा और वज़ीर आज़म अपनी जेब से देंगे? जिन गाड़ियों में वो घूमते फिरते हैं उनके पेट्रोल के पैसे जो है वो अपनी जेब से देंगे? बिल्कुल नहीं। ये जो सैकड़ों की तादाद में इनके अपने मुलाजम सरकार में आते हैं, इनको मिल जाते हैं कि उनकी तनख्वाहें शहबाज शरीफ साहब अपनी जेब से देंगे? बिल्कुल नहीं। ये निचोड़ेंगे खून हमारा। 1.1 अरब डॉलर हमें मिल गए, और उसके बाद जो क़यामत हम पर आनी है वो उसके लिए आप लोग और मैं, मुझे सबको तैयार होना पड़ेगा। गैस के बिल, बिजली के बिल, और इसके ऊपर जो पेट्रोल की कीमतें हैं वो आप देखिएगा कैसे आप आसमान से बातें करेंगी। मैं बात कर रहा था इनकी तनख्वाहों और मराआत के हवाले से। सदर आसफ अली जरदारी साहब ने जब ये तनख्वाह ना लेने का फैसला किया था ना, उस पर ज़ैगम खान साहब ने एक छोटा सा, उनका है को 1.5 मिनट की ऑडियो है, व्लॉग है, उसकी मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूँ कि उन्होंने लॉजिक क्या पेश की थी, और मुझे भी ये लॉजिक जो है ना उसने कन्विंस किया था। आइए सुनते हैं और उसके बाद बात करते हैं। एक एक दो चीजें आपको याद दिलाता हूं। जनाब आसिफ अली जरदारी ने जनाब रियाज मलिक साहब को 16,896 एकड़ जमीन इस कौम की, सिंध की, जो सिंध के गरीब लोगों की हाउसिंग के लिए मुख्तस थी, मुफ्त में दे दी। और 2019 में अदालत के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, वो उस जमीन के बदले में 460 अरब रुपए देने पर रजामंद हुए, जो उनके अब जिम्मे बनते हैं। 460 अरब की जमीन मुफ्त में दी गई मलिक रियाज साहब को, मतलब हम कह रहे हैं मुफ्त में। अब अगर आप उस रकम का हिसाब लगाएं तो उस रकम से बनती हैं सदर पाकिस्तान की
3,06,700 तनख्वाहें, अगर सदर पाकिस्तान की तनख्वाह 15 लाख रुपए हो। ये कितने टाइम की तनख्वाह बनती है? 25,556 साल की तनख्वाह बनती है। सिर्फ एक ट्रांजैक्शन, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा जो सदर जरदारी साहब की गवर्नमेंट ने मलिक रियाज को मुफ्त दिया, उससे सदर पाकिस्तान की 25,556 साल की तनख्वाह बनती है। और अगर ये रकम कहीं बैंक में रख दी जाए तो पूरे जनूबी एशिया के तमाम सदर कयामत तक अपनी तनख्वाह उससे ले सकते हैं। तो ये जो फ्रॉड किया जा रहा है ना कौम के साथ कि हम तनख्वाहें नहीं लेंगे, मराहत नहीं लेंगे, क्योंकि इस मुल्क के हालात ये हैं, और 1.1 अरब डॉलर आने के बाद जो सारे का सारा बोझ अवाम पे पड़ना है ना, उसका मुदावा कुछ नहीं है, कोई सब्सिडी नहीं है। इंतहाई कड़ी शराइत जो है वो IMF की तरफ से रखी गई हैं, और उन्हें भी एतबार नहीं है इस हुकूमत का कि हुकूमत चलेगी कितनी, मुस्तहकम कितनी होगी, इसमें सरमायाकारी को करेगा कि नहीं। इसके लिए सर तोड़ कोशिशें तो की जा रही हैं। अल्लाह हम पर अपना ख़ास कोई करम करे, कोई सरमायाकारी हो, कोई हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़े, कोई हमारी मईशत बेहतर हो। जो इस मुल्क का सबसे बड़ा मर्ज़ है मईशत वाला, उस पर कोई अच्छा डॉक्टर हो, जो डॉक्टर इन्होंने अभी लगाया, उस पर कल भी मैंने स्टोरी की थी कि फ़रदुल्लाह बाबर साहब ने एक ट्वीट करके उस डॉक्टर का भी ना भांडा फोड़ दिया है। तो हर तरफ जो है ना, हर शाख पे उल्लू बैठ गया। अब देखें क्या होता है हम लोगों के साथ। इसके बाद इमरान खान साहब की 2 मुकदमात में मज़ीद बरीयत हुई है। इसके साथ साथ जो गंडापुर साहब हैं वो काफ़ी ख़बरों में इन हैं, काफ़ी ख़बरें गर्म उनके हवाले से, और उनकी सियासत किससे दुरुस्त है या नहीं, ये तो वोटर फैसला करेंगे। क्या इमरान खान साहब ने उन्हें हिदायत किया कि फ्रंट फुट पर आकर खेलो, हर बाल पर शॉट खेलनी है? इसका फैसला भी आने वाला वक्त बताएगा। उन पर FIR काटी गई, उनको कहा गया कि आपको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अली मीन गंडापुर को रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने, उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल तक इनको गिरफ्तार करके हमारे पास पेश किया जाए। हमने इनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी की है। इनके अलावा जुल्फ़ी बुखारी, शिबली फराज और मुराद सईद वगैरह के नाम उसमें शामिल थे। हुआ क्या, उनके बारे में एक दरख्वास्त आई हुई है इलेक्शन कमीशन में भी कि इनको नाअहल किया जाए कि उन्होंने एहसासों में झूठ बोला है। वो कफ़ील साहब जो इनके मुकाबले पे सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़े थे, वो दरख्वास्त लेके आए थे, जिस पर इलेक्शन कमीशन ने माशाल्लाह फरमाबरदार बच्चे की तरह अमल करते हुए उसको समाअत के लिए मुकर्रर भी किया, और 26 तारीख को इसका फ़ैसला भी करने जा रही हैं। उस पर अली मीन गंडापुर साहब गए थे पेशावर हाई कोर्ट में, और पेशावर हाई कोर्ट का फ़ैसला आ चुका है। वो क्या है, पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली मीन गंडापुर की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ केस में हुक्म इम्तना जारी करके इलेक्शन कमीशन को कार्रवाई से रोक दिया। केस की समाअत जो है जस्टिस एजाज अनवर और जस्टिस वकार अहमद ने की। सिकंदर शाह एडवोकेट ने दलाल दिए कि इलेक्शन कमीशन को अली मीन गंडापुर के खिलाफ एहसास ज़ाहिर न करने पर शिकायत की गई है। इलेक्शन कमीशन ने अली मीन गंडापुर को 26 मार्च को तलब किया है। वकील का कहना था कि अली मीन गंडापुर का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और हलफ भी ले चुके हैं, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने कहा कि अभी तो सिर्फ नोटिस हुआ है, दरअसल इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं है। कागजात नामजदगी के वक्त एतराज़ का मौका था, उस वक्त कोई एतराज़ नहीं किया गया। वकील ने अदालत को बताया कि किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई का आगाज़ किया है, जिस पर जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क दिए कि अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि किसी इदारे के पास सादिक व अमीन करार देने का इख्तियार नहीं है। पेशावर हाई कोर्ट ने बाद में इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया। तो ये एक अच्छी खबर आ गई उनके बारे में। एक अच्छी खबर आई इमरान खान साहब के और शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कि उनकी जो है ना वो बरीयत का हुक्मनामा जारी हुआ है। इसके बाद अली मीन गंडापुर साहब जो हैं, उनकी एक आज सराइकी ज़ुबान में कहीं वो खिताब कर रहे थे, वो चीज़ सब जो है वो TV न्यूज़ चैनल उनकी जीनत बनी, और बड़ा बढ़ा चढ़ा के इसको लोगों तक पहुँचाया गया। उसमें उन्होंने कहा था, अली मीन गंडापुर साहब ने कहा था कि रिश्वत मांगने वाले अफसर के सर पर ईंट मारो और नाम मेरा ले दो। PTI की 27 साल की जो सियासत है, उसको अगर वन लाइनर में बयान करे तो वो ये है कि ज़ीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन।
کرپشن کے بالکل زیرو کرنا ہے اس قوم کا. جس نے پیسہ لوٹا ہے اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا, اس کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے, قوم کا لوٹا پیسہ واپس لانا ہے اور قوم کی خدمت کرنی ہے. اس پر وہ مزید انہوں نے کہا, یہ گاؤں سیدہ علیاں میں خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے یہ بات کہی ہے. ان کا کہنا ہے کہ رشوت لینے اور دینے والا دونوں دوزو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, اس میں دوسری رائے کسی کی بھی نہیں اور نہ ہی کوئی آبجیکشن کی چیز اس میں بچتی ہے. مجھ سے کبھی شکایت نہ کریں کہ فلاں شخص رشوت مانگ رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختون کا مزید کہنا تھا, رشوت مانگنے والے کے سر پر اینٹ ماریں, اور اگر کوئی اس کا بیٹا آ کے پوچھے کہ میرے والد کے سر پر اینٹ کیوں ماری ہے تو اس کو جواب دیں کہ آپ کے والد کو ہم نے جہنم سے بچا لیا. عوام غیرت کریں اور رشوت خور کو موقع پر سزا دیں, نہ خود جہنمی بنو اور نہ مجھے بناؤ. اس بات کو پورے میڈیا کی زینت بنایا گیا اور بات یہیں پر نہیں رکی. کچھ ہی دیر میں گنڈا پور صاحب کا ایک انٹرویو ہے کسی سوشل میڈیا نیٹ ورک پر, وہ وائرل ہو جاتا ہے. اس میں وہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے مجھ پر ایف آئی آر کاٹی ہے اور میں الیکٹڈ وزیر اعلیٰ ہوں ایک صوبے کا, مجھے لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے, ووٹ دیا ہے, تو مجھے جو ہے اگر پنجاب کی پولیس گرفتار کرنے آئے گی تو میرے گھر کے قریب بھی نواز شریف پر غداری کی ایک ایف آئی آر کٹی پڑی ہے, میں پھر صدر اور وزیر اعظم کو گرفتار کرنے کے لیے کے پی پولیس بھجوا دوں گا, پھر حالات خراب ہوں گے اور اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے. یہ 3 منٹ کا ان کا ایک انٹرویو ہے جس میں وہ گفتگو کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی ہے اور حالات خراب ہونے کی وارننگ بھی دی ہے. وہ بتا رہے ہیں کہ اگر ایسے صوبے اور وفاق آمنے سامنے آئیں گے تو اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا, پاکستان سے زیادہ پاکستانیوں کا ہوگا, کیونکہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں سب کو مل کے چلنا چاہیے. گنڈا پور صاحب آئے, وہ وزیر اعظم سے ملے بھی اور اپنے عوام کے لیے انہوں نے بات بھی کی. گنڈا پور صاحب اس انٹرویو میں کیا کہتے ہیں وہ آئیے سنتے ہیں. زبان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے, میرا بھی اندازہ ہے کہ ان کو شرافہ کی زبان سمجھ نہیں آ رہی ہے, یا یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا صوبہ جو ہے, ہمارے صوبے کے جو لوگ ہیں یہ ہم بہت کمزور لوگ ہیں. تو اگر ان کا یہ خیال ہے کہ اس طریقے سے جس طرح یہ پنجاب نے شروع کیا ہوا ہے, اب سے نہیں بہت ٹائم سے انہوں نے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ چاہتے ہیں کہ بین الصوبائی معاملات میں جو ہے لوگوں کے آپس میں لڑائی ہو, جو پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہے. یہ چاہتے ہیں یہ بات, اور ہم اس چیز سے گریز کر رہے ہیں, بار بار گریز کر رہے ہیں. ہم نہیں چاہتے یہ چیز. ان کو اب بہت اگر شوق چڑھا ہوا ہے اس چیز کا, تو پھر میں تو یہی کہوں گا کہ میرے پہ انہوں نے ایف آئی آریں کاٹی ہیں, میرے ورکرز پہ کاٹی ہیں, میری لیڈرشپ پہ کاٹی ہیں. مجھے پتا ہے کہ ان میں 99.9% یہ ساری ایف آئی آریں فیک ہیں, یہ وکٹمائزیشن ہے, یہ بدماشی ہے جنہوں نے کی ہے, اور یہ کافی سال کی وجہ سے ہمارے لوگوں کو وکٹمائز کیا ہے, جیلوں میں ڈالا ہے. ابھی تک لوگ جیلوں میں ہیں, کوئی ضمانتوں پہ ہیں, بار بار وارنٹ نکالے جاتے ہیں ان کے. تو اگر ان کو یہ شوق ہے اور ان کو لگتا ہے بڑے بدماش ہیں, تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں کہ آ جاؤ, آپ مجھے گرفتار کر لو. میں آپ کی غیرت دیکھتا ہوں کہ آپ کیسے غلط پرچے کاٹ کے گرفتاریاں کرتے ہو. میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں ہیں, انشاءاللہ اپنا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں, اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں, اپنے حقوق کا تحفظ کرنا بھی جانتے ہیں. تو یہ آئیں اور آ کے ذرا مجھے گرفتار کریں آ کر, تاکہ پتہ چلے کہ ان میں کتنا زور ہے اور کتنا دم ہے, اور ہم بھی بتا سکیں لوگوں کو کہ ہمارے میں کتنا زور ہے اور ہمارے میں کتنا دم ہے. تو میں ویلکم کرتا ہوں ان کو, یہ آئیں, اور انشاءاللہ جب یہ آئیں گے پھر میں ان کو بتاؤں گا کہ حق پہ کون ہے, سچ پہ کون ہے, اور کون یہاں پہ بدماش ہے, اور کون اپنا تحفظ جانتا ہے, اور کون کیا کر سکتا ہے. اب اگر ان کو اس چیز کا شوق ہے تو پھر وہی بات ہے, میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, سوار بھی حاضر ہے. پھر میدان چھوڑ کے بھاگ نہ جائیں, کیونکہ ان کا پچھلا ریکارڈ بھی ایسا ہے کہ پھر میدان چھوڑ کے بھاگتے ہیں. بغیر مینڈیٹ کے بیٹھی ہو تو مریم, تم وزیر اعلیٰ بن چکی ہو, تمہارے پاس مینڈیٹ ہے, تم نے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے, تمہاری حکومت جعلی حکومت ہے, مینڈیٹ چوری کی ہوئی حکومت ہے, نہ تمہارے پاس عوام کی طاقت ہے, نہ تمہارے پاس عوام کا ووٹ ہے. اپنی حد میں رہو, اپنی حدوں کو کراس نہ کرو. تم ایک عورت ہو, ہمارا کلچر نہیں ہے کہ عورت کے بارے میں بات کی جائے. تم وزیر اعلیٰ بن گئی ہو, وہ بھی بغیر مینڈیٹ کے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ تمہیں حرتوں سے باز نہیں آ رہی ہو. حرتوں سے باز آ جائے, پنجاب کی حکومت باز آ جائے. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں, آخری وارننگ دے رہا ہوں, ان کو بھی دے رہا ہوں اور وفاقی حکومت کو بھی دے رہا ہوں کہ آپ باز آ جاؤ ان چیزوں سے. اگر آپ باز نہیں آؤ گے پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ ہمارے سے حکومت کرتے کیسے ہیں. یہ کوئی مذاق نہیں بنا ہوا ہے یہاں پر کہ پہلے مینڈیٹ چوری کیا ہوا ہے ہمارا, اس کے اوپر ہم جو ہے آرام سے اپنا ایک جائزہ قضیہ سے مانگ رہے ہیں, اور اوپر سے بدماشی کر کے, بلیک میلنگ کر کے کہ ہم پرچے اور کاٹ دیں گے, ہم آپ پہ وارنٹ نکال دیں گے. تو مریم میڈم تو سن لو ایک بات, یہ میرا پیغام ہے تمہیں اسپیشلی مریم نواز کو. ایک مرد ہوگا اچھا مجھے نہیں لگ رہا, لیکن میں مریم نواز کو نہیں, وزیر اعلیٰ پنجاب کو میسج دے رہا ہوں. تمہارے باپ نواز شریف پہ, یہ میرے گھر کے ساتھ 100 فٹ پہ ایک تھانہ ہے, کینٹ تھانہ, اس پہ غداری کی ایف آئی آر ہوئی پڑی ہے.
तुम्हारी पार्टी के और लोगों में भी हुई पड़ी है, जरदारी साहब जो सदर साहब बैठे हुए हैं उन पे भी हुई पड़ी है। फिर ऐसा ना हो कि मैं वो FIR निकलवा के आपके विवरण निकलवा के आपके घर पुलिस भेज रहा हूँ। इसलिए इज्तनाब करो इन बातों से, और जो गलत FIR की हैं इनको ठीक कर लो। ये मेरा पहले आजिज़ी के साथ एक रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है, और फिर अगर शौक है इनको बदमाशी का, फिर मैं इनको उस तरह भी जवाब देने का इंशाल्लाह शुक्र ताकत भी रखता हूँ और इंशाल्लाह फिर जवाब दे भी सकता हूँ। ये गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। ये बयान जो है ये शायद सूबे, वफाक और पंजाब के दरमियान रस्साकशी का बायस बने। यहाँ से ये आगाज़ हुआ है, वहाँ से फिर जवाब आएगा और अवाम जो है वो फिर इग्नोर होगी। इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज़, जैसे इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स है ना, अभी तक उन्होंने कानून और आइन को, उनको पूरा यकीन है इस मुल्क के कानून और आइन पर, उन्होंने फॉलो किया। वो हर केस में पेश हो रहे हैं जो उनकी अदालत वहाँ पे लगती है कोर्ट में। उससे पहले भी जितनी मरतबा जिस कोर्ट में बुलाया था वो व्हील चेयर पर हों, जैसे भी हों, वो पेश हुए थे। तो इस वक्त जो है वो मुफाहमत की तरफ या मज़ाहमत की तरफ जाना है। उसका फ़ायदा और नुकसान क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस तरह की गुफ्तगू जो है उससे शायद नज़र तो यही आ रहा है कि PTI ने फ़ैसला कर लिया है कि वो फ्रंट फुट पर आकर खेलेगी, इनकी धमकियों से दबेगी नहीं। इसके बाद बात कर लेते हैं 2 अप्रैल को होने हैं सेनेट के इलेक्शंस। सेनेट के इलेक्शंस में PTI के साथ जो हार्ड किया गया है वो ये किया गया है कि टिकट जारी हुए थे मुराद सईद साहब को और आज़म स्वाति साहब को, उनके कागजात जो है मुस्तरद हो गए। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट इलेक्शन के उम्मीदवारों की गैर हतमी फहरिस्त जारी कर दी है। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन कमीशन की जानिब से मजमूई तौर 30 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर किए गए थे। उनमें जो है ना वो महमूद खान, आज़म स्वाति और मुराद सईद के कागजात जो है वो मुस्तरद हो गए। दूसरी तरफ आपको ये पता होगा, याद होगा, आसिफ करमानी साहब का मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था, वो भी आजकल बिफरे हुए हैं, वो भी नून लीग पर चढ़ दौड़े हुए हैं क्योंकि उनको भी टिकट नहीं मिला। इसके अलावा लाहौर से सरदार लतीफ़ खोसा साहब ने जिस शख्स को हराया, जिसने पहले सबसे पहले एक्सेप्ट किया था, हाँ मैं हार गया हूँ, आपको मुबारक हो, लोगों ने आपको चुना है, वो जिनको मशहूर ज़माना लोहे के चने कहा गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक। ख्वाजा साद रफ़ीक साहब से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ने हाथ उठा लिए। इसकी वजह तो अभी तक सामने नहीं आई। सेनेट का टिकट देने का फैसला था जिसमें ख्वाजा साहब ने एतराज़ पहुंचाया कि आप सब लोग तो 47 फार्म के तहत जीत के आ गए, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों हरवाया, मुझे सेनेट का टिकट चाहिए। तो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ दोनों ने मुशावरत किया और उसके बाद फैसला किया कि ख्वाजा साद रफ़ीक को टिकट नहीं देंगे, वो टिकट जारी करेंगे नासिर भट्ट साहब को, जो पिंडी से, आपको याद होगा, MPA के इलेक्शन के लिए भी आए थे। लंदन में नवाज शरीफ जहाँ मूव करते थे उनके साथ साथ खड़े होते, और माजी में इन पर कोई कत्ल के मुकदमात भी थे जिनकी सज़ा की माफ़ी खुद नवाज शरीफ साहब ने दी थी। तो नून लीग के अंदर भी जो कुछ चल रहा है पार्टी ख़त्म करने के लिए, ये लोग खुद ही काफ़ी हैं, ये खुद ही ऐसे इकदाम कर रहे हैं जैसे पीपल्स पार्टी कर रही है। वो बिलावल ने कहा था ना, सियासत से बुड़ू को हटा दे, उन्होंने रज़ा रबानी को हटा दिया, फ़रतुल्लाह बाबर को हटा दिया, एतजाज़ अहसन को हटा दिया। तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली की नशिस्तों पर हामिद साहब जो थे सरगोदा से कैंडिडेट, उन्होंने बाजवा साहब को एक्सटेंशन वाला वोट नहीं दिया था, उनको टिकट जारी नहीं किया गया था। इसके अलावा गुजरात से जाफ़र इकबाल साहब थे, उनने भी बाजवा साहब की शान में गुस्ताखी की हुई थी बोल न्यूज़ पर एक शो में, उनको भी टिकट जारी नहीं किया गया था। और ख्वाजा साद रफ़ीक भी बयानात में बहुत आगे निकल जाते थे। आल दो ये ट्विटर पर कोशिश करते हैं कि अपने आप को बड़ा अदब पसंद और अदबी किस्म का इंसान साबित करें, शेर व शायरी और अदबी वो किताब लिखते रहते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो पता चल जाता है कि इनके अंदर क्या है। अब इन्हीं की जमात ने इन पर जो है वो बमशेल गिराया है और इनको कहा है कि भाईजान आपकी कोई गुंजाइश नहीं, आप घर बैठे और अपनी बारी का इंतज़ार करें। इस वीडियो से फिलहाल इतना ही। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। करामत मुगल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।